नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये प्रश्न सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस में है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। जब तक आप लोगों का उत्तर आता है तब तक हम संज्ञा के बारे में जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद आपके पास यहाँ दिए गए हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। 5वां भेद कौन सा होता है? समूहवाचक। ठीक है, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। आपका प्रश्न था कि स्वतंत्रता शब्द जो है उसमें कौन सी संज्ञा है या किस संज्ञा का भेद है ये? बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता को हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, अंधेरा का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास दोस्तों शब्द दिया गया है अंधेरा, इसका विलोम शब्द बताना है आपको। और ये प्रश्न सीटेट 2024 के पेपर 2 में पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में है उजाला, प्रकाश, रोशनी, अलौकिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर गलत है। अंधेरा शब्द का सही विलोम शब्द होगा उजाला। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अंधेरा शब्द का विलोम उजाला ही क्यों होगा, प्रकाश क्यों नहीं होगा? तो देखो दोस्तों, क्यों उजाला होगा? क्योंकि मेरे दोस्तों, जब भी आपसे किसी शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस शब्द का मूल स्रोत क्या है। यानी कि वो शब्द जो आपसे पूछा गया है वो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ठीक है, इसके मूल स्रोत को आपने देखना है। जिस भी स्रोत का मूल शब्द होगा आपके पास, उसका विलोम भी उसी स्रोत का होना चाहिए। ठीक है, जैसे अंधेरा जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तद्भव है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वह भी कैसा होगा? तद्भव ही होगा। तो अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? उजाला। ठीक है, क्योंकि उजाला भी तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है, और इसका उत्तर प्रकाश शब्द क्यों नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इसका उत्तर प्रकाश शब्द इसीलिए नहीं है क्योंकि जो प्रकाश शब्द है वो कैसा है? तत्सम है। ठीक है, तो इसका विलोम प्रकाश नहीं होगा। अगर प्रकाश किसका विलोम होगा? अंधकार का, क्योंकि अंधकार भी तत्सम शब्द है। तो इसीलिए दोस्तों आपने ध्यान रखना है, जब भी आपसे किसी भी शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो उसके सबसे पहले आपने क्या देखना है? उसका मूल स्रोत, कि यह शब्द जो है इसका मूल स्रोत क्या है। यह तत्सम शब्द है तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो भी तत्सम होगा, तद्भव है, तो उसका विलोम शब्द भी तद्भव होगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न सीटेट 2023 में पूछा गया है कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है प धन वन, पो धन अन, पो धन अन या पाव धन अन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब
जो आपके स्वर संधि है उसके भी 5 भेद हैं। देखो, मुख्यतः संधि के कितने रूप बताए मैंने आपको? 3 भेद। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो हमारी स्वर संधि है उसके भी 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं स्वर संधि के? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाति संधि। ठीक है, अब इन सबके अप अपने नियम हैं कि संधि विच्छेद कौन कैसे करते हैं, तो सबके अप अपने नियम हैं हर संधि का। ठीक है, चलिए अब हम पहले अपने प्रश्न पर आते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको सही संधि विच्छेद भी बताना है और साथ में आपने मुझे ये भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि है या किस संधि का पवन शब्द उदाहरण है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पो धन अन। ठीक है, अच्छा, तो इसमें कौन सी संधि है, किस संधि का उदाहरण है ये? अयादि संधि का। अयादि संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद हैं जिसमें से अयादि संधि भी एक थी। ठीक है, तो अयादि संधि के नियम के अनुसार जब ओ, ठीक है, ओ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो ओ का जो परिवर्तन होता है वो किस में हो जाता है? अव में हो जाता है। ठीक है, यहां पर ओ का मेल किसके साथ हो रहा है? अ के साथ। जब ओ का मेल अ के साथ होगा तो क्या हुआ? अव। ठीक है, इसीलिए हमारा पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पो धन अन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये प्रश्न सीटेट अगस्त 2023 में पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शंस में है प्र, प्रति, एक या प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। ठीक है, इसमें प्रति जो है वो उपसर्ग है और एक जो है वो मूल शब्द है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी संधि है तो यह जो है वो यण संधि का उदाहरण है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक शब्द में यण संधि है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति धन एक। तो कौन सी संधि हुई इसमें? यण संधि। और इसमें प्रत्यय क्या हुआ? प्रति। ठीक है, सॉरी, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग क्या हुआ? प्रति। और मूल शब्द है इसमें एक। हमारा अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया और छोटा शब्द जो बनाने की प्रक्रिया है उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया और छोटा शब्द बनता है तो उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, समास का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? भाषा में संक्षिप्तता लाना। ठीक है, समास शब्द का विलोम क्या होगा? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि समास शब्द का विलोम क्या है। तो आपने ध्यान रखना है कि समास शब्द का विलोम होगा आपका व्यास। ठीक है, चलिए, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 4 आपके पास दिए गए हैं, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्वंद्व। अब 2 कौन कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जब भी आप इस क्लास को देखेंगे 4 भेद आपके पास यहाँ दिए गए हैं और 2 भेद कौन से हैं समास के, और वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसमें बहुब्रीहि समास है, जबकि इसमें कर्मधारय समास भी है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, जब आपके पास दोनों ऑप्शंस में हो तो आपने बहुब्रीहि समास को ही टिक करना है। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब कहाँ होता है बहुब्रीहि समास? जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तब वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसमें कर्मधारय समास भी है, लेकिन जब ये दोनों हो, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी, तब आपने बहुब्रीहि का ऑप्शन जो होगा उसको टिक करना है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा? ये प्रश्न सीटेट 2023 में पूछा गया है कि सूरज का तत्सम रूप इनमें से क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्य, रवि, दिनकर या भास्कर। तो इसका सही उत्तर होगा तत्सम। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। सूर्य जो है वो सूरज का तत्सम रूप है। ठीक है। सूरज शब्द संस्कृत के सूर्य से ही बदलकर हिंदी में प्रचलित हुआ है। बाकी जो दिए गए हैं रवि, दिनकर, भास्कर, ये सभी जो है वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और अगर हो सके तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? सीटेट 2021 में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है नीर, तोय, अम्बु या अनल। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनल जो है वो जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, आग का। ठीक है। अग्नि, आग, पावक, ये सभी जो है वो अनल के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया है और आपके पास ऑप्शंस में है दार, ई, री या दारी। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। ये हमेशा किसी मूल शब्द के पीछे ही जोड़ते हैं। प्रत्यय जो है वो हमेशा किसी मूल शब्द के पीछे ही जोड़ते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः हमने दो भेद पढ़े हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं और बताइए कि ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई प्रत्यय लगा है ईमानदारी शब्द में। हमारा अगला प्रश्न है, सच्चरित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है सच धन चरित्र, सत धन चरित्र या सच धन चरित्र या समाधन चरित्र। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत धन चरित्र। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस में है काम समाप्त करना, शुभारंभ करना, पूजा करना या ध्यान लगाना। तो इसका सही उत्तर होगा, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, शुभारंभ करना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।